ठीक है। तो गुड आफ्टरनून गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पे जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये अभी हम जो है जर्नल साइंस स्टार्ट करेंगे, राइट। जर्नल साइंस, होप सो स्क्रीन विजिबल होगी। हम यहाँ पे जर्नल साइंस स्टार्ट करेंगे। जर्नल साइंस में सबसे पहले हम उठा लेते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास अराउंड सिर्फ और सिर्फ 7 लेक्चर्स होंगे जिसको हमें कवर ऑन करना होगा। 7 लेक्चर्स को हम काफ़ी उससे कवर कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा मैटर। हम कवर ऑन करेंगे मैटर के साथ, राइट, कि मैटर क्या है। हम इसको 7 लेक्चर्स में डिवाइड करिए। मैटर के बाद हमारा सेकंड टॉपिक एटम होगा। ऐसे ही करके हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ये जो जर्नल साइंस है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो एसएससी सीजीएल, एचएससी सीजीएल, स्टेनो, जीडी, ये सारे जितने भी एसएससी पेपर कंडक्ट कराता है उन सब के लिए तो है ही है। स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए भी है, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीआईएसएफ हो गया। इन सारे एग्ज़ाम्स में ये जो कंटेंट है ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम जो है मैटर के साथ स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली जो टर्म है मैटर वो होता क्या है और हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। अच्छा, मैटर होता क्या है? तो मैटर कोई भी सब्सटेंस होता है। इट इज़ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसका कुछ स्पेस है और वॉल्यूम है। तो इट इज़ एनी सब्सटेंस जिसका कुछ कोई ना कोई स्पेस और वॉल्यूम है। अब आप कहेंगे कि स्पेस और वॉल्यूम तो हर चीज़ का है। हाँ, तो हर चीज़ जो है वो मैटर है, राइट। हर चीज़ मैटर है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मैटर नहीं है, व्हाट इज़ नॉट मैटर। तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, है ना। तो फीलिंग क्या हुई, ना तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही, ना वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो फीलिंग्स क्या हो गई, ये मैटर नहीं है, ये अलग ही चीज़ हो गई कुछ, है ना। तो मैटर क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस जो एक पर्टिकुलर स्पेस और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कह देते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, जब हमने यहाँ पे बात करी एनी सब्सटेंसेस की, जब हमने यहाँ पे बात करी सब्सटेंसेस की, तो ये जो सब्सटेंस है इट कुड बी अ प्योर सब्सटेंस और इट कुड बी अ इम्प्योर सब्सटेंस। अब होता क्या है ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, अभी हम जब आगे मूव ऑन करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि कुछ ना मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, अभी जस्ट इसके बाद हम मिक्सचर्स पे ही आएंगे। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब हम दो एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, अलग अलग मेटल्स को मिला देते हैं और एक नया एलिमेंट बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, मैं वहाँ तक नहीं जा रहा। तो वो क्या है, वो इम्प्योर हो जाता है। तो इसी तरीके से सब्सटेंस जो है 2 तरीके में क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली मुझे पता है इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो यही आना है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, या कुछ लोग कह देंगे देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। बट ना तो 3 स्टेट्स वाले सही हैं और ना ही 4 स्टेट्स वाले सही हैं। देयर आर अराउंड देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। एसएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोसोन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डील करेंगे, देखते हैं कि क्या होती है बोसोन। तो इसके बारे में भी देखते हैं किसने इसको डिस्कवर किया था। 1924 में सत्येंद्र नाथ ने, और फिर आइंस्टाइन जी ने 1925 में। इसके लिए इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब थ्री प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर तो हमें पता ही है। एक होता है सॉलिड, फिर एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो ये 3 तो हमें पता ही है, राइट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाती है, प्लाज्मा, ठीक है। और 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाती है, बोसोन।
अभी इसको रहने दो, इसको हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी अच्छा, सॉलिड्स में एक क्वेश्चन आया था एक बार एसएससी में, उसको देख लेते हैं कि भाई सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये आ जाता है ना। तो एमोर्फस सॉलिड ये वो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, डेफिनेट शेप होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड का डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। इतना एक पॉइंट याद रखो। अच्छा, एक चीज़ और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि इनका जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ कि ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो शार्प नहीं होता है। एमोर्फस सॉलिड कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारा ग्लास हो गया, एक्सेट्रा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हो गए, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। अच्छा, हमने आप कहोगे भाई यहाँ पे आपने दो एग्जाम्पल दी, यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये एमोर्फस सॉलिड है। इनका इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। रबर को कैसे भी बदल सकते हो, ग्लास को कैसे भी मोल्ड करके कैसे ही बना सकते हो, प्लास्टिक। अच्छा, कहोगे अब आप सिल्वर को भी, सिल्वर का एक डेफिनेट शेप तो है, एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक है इसका, लेकिन रबड़ का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है ना। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है। रबड़ को हल्का सा हीट करो रबड़ पिघल जाती है, लेकिन सिल्वर को हल्का सा हीट करने पे सिल्वर पिघलेगा नहीं। इनके लिए एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर को स्लो लेके चलते हैं। सॉलिड, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, सॉलिड हो गया, इधर मैंने लिखा लिक्विड और इधर मैंने लिखा गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता के चलता हूँ। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, ये तो पता ही होगा। टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। गैस में पार्टिकल ऐसे होते हैं, कोई यहाँ है कोई यहाँ डोल रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड में मीडियम रहती है ना, क्योंकि ना पार्टिकल ज़्यादा वो होते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, नाइटिक एनर्जी क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, लो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसी होगी, लो होगी, क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, देखो ये देखो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है इनका, है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। अच्छा, स्पेस, स्पेस तो हमें पता है यहाँ पे हाई होगा, मूवमेंट भी हमें पता, देख लिया यहाँ पे ज़्यादा होगा। अच्छा, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन्स पे, कि भाई सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग होगी। लिक्विड को जब हम सॉलिड में करेंगे तो क्या होगा, ये याद रखना। इसके ऊपर सीपीओ में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सीपीओ में इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो याद रखना इसको कि भाई मेल्टिंग, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग हो रही है। अब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन हो रहा है। अच्छा, अभी अब हम आगे वो पढ़ेंगे कि भाई इनको कैसे कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग एटम्स को जो है अलग अलग मटेरियल को देख सकते हैं, तो वो मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं, वो हमें अवेयर पड़ेंगे। अच्छा, गैस को सॉलिड में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेपोजिशन होगा, ये याद रखना। अच्छा, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वो कंडेंसेशन होगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, ये पानी जो गिर जाता है, बारिश, रेन वगैरह। अच्छा, लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वेपराइजेशन ही तो होता है गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो ये वाला चार्ट याद रखना, ये वाला चार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो इट शुड बी रिमेंबर्ड।
तो हम देख लिया कि भाई सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। अच्छा, सब्लिमेशन में मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिड, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन मैं आपको बता देता हूँ। सब्लिमेशन में क्या है, सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा है? हाँ, देखा होगा। कैम्फर, नेफ्थलीन बोल्स, ड्राई आइस, है ना। तो ये सब क्या है, सॉलिड थी, गैस में चेंज हो गई। सॉलिड थी, हवा में नहीं उड़ जाती है, वो गैस बन जाती है, गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन में तो कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडेंसेशन में हमने पता है जैसे ड्यूब का फॉर्मेशन, फोक का फॉर्मेशन, ये सब क्या है, कंडेंसी तो हो रहा है वाटर यहाँ पे। अच्छा, मैंने बताया था कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट इतनी क्यों है, वाई? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके ऊपर अब कुछ चीज़ जो डिफरेंट होगी तो वो ज़रूर एग्ज़ामिनर जो है उस चीज़ को पूछने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोसोन, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं, है ना। तो अब हमें इसी चीज़ को कैरी ऑन करना है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बोसोन के बारे में, ठीक है। अब हमें पता है बोसोन क्या है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इतना तो हमें पता है। इसको ना हम BEC भी बोल देते हैं, BEC। इसका क्या मतलब होता है, BEC का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन या आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर इसके लिए इट शुड बी वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर हमें बोसोन स्टेट में किसी चीज़ को लेके आना है, ठीक है, तो अगर हमें किसी भी मैटर को इस स्टेट में लेके आना है तो उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे हीट ऑन करेंगे। टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इसको BEC भी कहा जाता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, राइट। और फ़ारेनहाइट्स का भी मैं बता देता हूँ, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट इट्स शुड बी, राइट। अच्छा, ये जो इसका नाम पड़ा, इतना अजीब सा नाम है इसका बोसोन, ये कहाँ से पड़ा? बोसोन आइंस्टाइन, अच्छा आइंस्टाइन का तो हमें पता लग गया, आइंस्टीन के पास गया था, आइंस्टीन ने इसको 1925 में रेफ़र किया था। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में 1925 ऑप्शन में ना हो तो हम उसको 1924 टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बोसोन था वो 1924 में ही इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था। किसने लिखा था? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था 1924 में, राइट। 1924 में फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो है इन्होंने, इनको हम डॉक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस है, इसीलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। और 1925 में ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 1924 और 25 में सिर्फ इसके ऊपर बातचीतें हुई कि हाँ ऐसा ये फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कब हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कब हुआ इसके ऊपर, ये चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जाके कहीं 1995 में हुआ। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1995 में हुआ किसके लिए। इसको जो मैंने याद किया था कभी, ECW, ये याद हो जाएगा आपको, ECW। इसको जो 1995 में लेके आए थे वो ECW आए थे, और E और C ने इसको किसके ऊपर, कौन से एटम के ऊपर जो है ट्राई किया था, वो था रुबीडियम। और W ने इसके ऊपर किसके ऊपर, कौन से एटम के ऊपर ट्राई किया था, वो था, बताओ गैस करोगे, सोडियम, ठीक है।
तो सोडियम और रुबीडियम, इन दो एटम्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। और ई से कौन थे मैं बता देता हूँ, एरिक कॉर्नल, एरिक कॉर्नल और कार्ल वीमैन। तो ECW से याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो ऑप्शन बेस्ड होता है। तो ECW फर्स्ट टाइम किसने क्या ये जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, तो ECW रुबीडियम के ऊपर किसने करे थे, EC। तो जो नाम आपको E और C से दिख जाए, हाँ, तो माइट भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, नाम याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। एरिक कॉर्नल, कार्ल वीमैन, और ये तो नाम याद हो जाएगा, वुल्फ गैंग कैट्रेल। तो इन 3 लोगों ने जो है फर्स्ट टाइम इस स्टेट ऑफ मैटर को वो करा था। और सबसे खूबसूरत बात जो पता होनी चाहिए, एरिक कॉर्नवेल को नोबेल प्राइज़ क्वेश्चन बन सकता है SSC में, नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था। तो इन्होंने क्योंकि बोसोन एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, और फॉर नोबेल प्राइज़ इनको 2001 में मिला था। इन तीनों को, इनको नहीं, इन तीनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ नाम, एरिक कॉर्नवेल, कॉर्नल है वो, एनिक कॉर्नल और कार्ल वीमैन, और एरिक कॉर्नल हो गया, कार्ल वीमैन हो गया, और W वुल्फ गैंग कैट्रेल। ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 2001 में बोसोन एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए। ठीक है, हमने चेंजेस की बात कर ली। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ी सी एवापोरेशन की बात कर लेते हैं। एवापोरेशन कब होता है ये बताओ चलो। जब लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो जाए, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एवापोरेशन ही कहते हैं, है ना, वेपराइजेशन कह लो, एवापोराइजेशन कह लो। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो, ह्यूमिडिटी की बात करें तो, राइट। अच्छा, ह्यूमिडिटी को सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताता हूँ आपको। टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया की हम बात कर लेते हैं, विंड स्पीड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और एक हो जाता है ह्यूमिडिटी की हम बात कर लेते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन भी बढ़ेगा। जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है, आपने देखा होगा गर्मी में पानी जल्दी एवापोरेट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ही तो हो रहा है वो। सरफेस एरिया बनेगा तो एवापोरेट जल्दी होगा। आपने पता है, किसी चीज़ को फैला के रख दो तो वो जल्दी सूख जाती है, एज कम्पेयर टू उसको गुचड़ मुचड़ के रख दो, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ने पे भी जो ये एवापोरेशन है बढ़ जाएगा। अच्छा, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा, रस्सी पे मैं कपड़े टांग दूँ और विंड जो है काफ़ी तेज़ से चल रही हो तो कपड़े सूख जाते हैं, और अगर विंड ना हो तो कपड़े टाइम लेते हैं सूखने में। तो जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी एवापोरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं कुछ भी। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ह्यूमिडिटी होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो कपड़े, देखा नहीं, गर्मी में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कपड़े सूखते नहीं हैं, क्योंकि एवापोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने उसी पॉइंट पर। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिए, अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस हमने बात करी थी कि एक तो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है और एक हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है, राइट। प्योर सब्सटेंस होता है एक, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब हम इनकी बात करेंगे। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे डायमंड हो गया। डायमंड में किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, डायमंड खुद से एक डायमंड है। सल्फर हो गया, सल्फर वो है भाई, सल्फर है, इसमें किसी का मिक्सचर नहीं है। टिन हो गया, टिन एक और ये सब्सटेंस है जो कि अकेला एग्जिस्ट करता है, इसमें किसी के मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे भाई इम्प्योर कौन से होते हैं? जैसे ब्रास हो गया, है ना, ब्रास हो गया, ब्रास में कॉपर और जिंक मिलता है, राइट, कॉपर और जिंक।
अच्छा, एक ब्रॉन्ज एज भी हम पढ़ेंगे, है ना, अभी हिस्ट्री में ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे हम। ब्रॉन्ज एज जैसे कॉपर और टिन हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये सारे क्या से हो गए, इम्प्योर मेटल्स हो गए। अच्छा, प्योर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे एलिमेंट, और एक तो हमने एलिमेंट पढ़ लिया, और एक पढ़ेंगे हम कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो सब्सटेंस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक ही एटम का बना हुआ होता है और ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपली मैं आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, इसको तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंसेस में, अलग अलग सब्सटेंसेस में इनको तोड़ा नहीं जा सकता बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के थ्रू, ये चीज़ लाइन याद रखना कि केमिकल चेंज के थ्रू एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड क्या होता है भाई, फिर ये बताओ चलो। कंपाउंड क्या होता है, जो कि दो और मोर टाइप के एलिमेंट से बना हो, ठीक है, और केमिकली बॉन्डेड हो फिक्स्ड रेशियो में, केमिकली बॉन्डेड हो फिक्स्ड रेशियो में। अच्छा, अभी आप कहोगे, अब कंफ्यूजन क्या आती है कि हमको ये बताइए कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, फिर इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। आपने कहा कि जो दो चीज़ों में मिला के, दो चीज़ों को जोड़ के बनता है वो मिक्सचर है, और आप कंपाउंड में भी सेम बात कह रहे हो कि कंपाउंड में मैंने सेम बात क्या कही कि जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट को जोड़ के बनता है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। मैं आपकी बात समझता हूँ। मैंने बोला कंपाउंड वो होता है जिसमें केमिकली बॉन्डेड होते हैं एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। कंपाउंड होता है केमिकल बॉन्ड, दो एलिमेंट्स का केमिकल बॉन्ड एक फिक्स्ड रेशियो में। वहीं पे अगर हम मिक्सचर की बात करें तो वो फिक्स्ड रेशियो नहीं हो सकता। जैसे कॉपर और जिंक मैंने आपको बताया, ये ब्रास का कॉम्बिनेशन है। अब भाई कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, जिंक की मात्रा कम है, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। ब्रॉन्ज में हम कॉपर और टिन को यूज़ करते हैं, कॉपर और टिन को यूज़ करते हैं। इसमें टिन की मात्रा लो होती है, एक फिक्स्ड रेशियो नहीं है। आप इनको चाहो तो अलग कर सकते हो, लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड है फिक्स्ड रेशियो में। जैसे H2O, अब भाई ये केमिकल बॉन्ड है, आप इसको कैसे अलग करोगे, है ना। अब इसकी टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अब मिक्सचर। नोट्स आपको ये सेम जो मैं यहाँ पे एक्सेस दे रहा हूँ, ये सारी सेम चीज़ें मिल जाएंगी, बट लेक्चर अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं लिख देता हूँ लेकिन वो वैसे समझ में नहीं आएंगी। तो मिक्सचर जो है हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, तो मैं आपको इसको एक अलग तरीके से बता देता हूँ। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम होमोजीनियस स्ट्रक्चर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जहाँ वर्ड सस्पेंशन यूज़ होगा वहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात होगी, और जहाँ वर्ड सॉल्यूशन यूज़ होगा वहाँ होमोजीनियस मिक्सचर की बात होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक और नया तरीके का मिक्सचर होता है कॉलॉइड। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ये है बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, लेकिन ये आता किस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। मतलब कि अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टी वाइज तो वो होमोजीनियस मिक्सचर में रखा, वो होमोजीनियस मिक्सचर जैसा है
जैसा है। अब जैसा है और होने में फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको यूनिक और अलग बनाती हैं, लेकिन ये होमोजेनियस की हेट्रोजेनियस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ सॉल्यूशन के बारे में, कि भाई अगर होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, इट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, और कंपोनेंट्स जो हैं वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं किए जा सकते। कंपोनेंट्स को एक फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किए जा सकते, और नेक्ड आई से हम इसको देख भी नहीं सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। ठीक है, कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, अभी हम सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, और इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, दे आर विजिबल थ्रू नेक्ड आईज। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, एक और चीज़, ये सिंगल फेस रहेंगे। अब ये जो वर्ड है सिंगल फेस, इससे मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। एक पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है, ये मेरा वाटर है, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही वाटर था। ठीक है, इसमें अब मैंने क्या कर दिया, आया और मिल्क पोर कर दिया। ठीक है, मिल्क इसमें मैंने पोर कर दिया। अब होगा क्या, मैं आपको पोर करके इसको स्टिर कर रहा हूँ, मैं स्टिर कर रहा हूँ इसको, और स्टिर करने के बाद मैं आपसे बोलूँ कि भाई लो, अब ये मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और मैं आपसे बोलूँ कि मुझे देता इसमें से बताओ कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है, तो आप मुझे क्या बता पाओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिंगल फेस रहा है। ठीक है, और आप इसको सेपरेट कर सकते हो क्या, दोबारा से पहले जैसा बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप इसमें अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो जब आप इसमें ऑयल डाल, ये पानी है और मैं इसके ऊपर ऑयल डाल देता हूँ, तो आप हिलाते रहो, ये मिक्स होने लग जाएगा। लेकिन जब आप इसको फिर से छोड़ दोगे तो ये ऑयल की परत ऊपर आ जाएगी और पानी कहाँ रह जाएगा? नीचे। इसमें दो तरीके के मीडियम होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो डिस्पर्सिंग फेस क्या होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सॉल्यूशन और सोल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन हमने क्या बताया, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक वर्ड होता है सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट जो है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में, और हम उसको फिर देख नहीं सकते, कैन नॉट बी व्यूड थ्रू। लेकिन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये यूनिफॉर्म मैनर में मिक्सअप होता है। ठीक है, अभी है ना हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम लिखे होंगे। तो अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलॉयज़ की। ये कुछ टर्म्स हैं, मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो हमारे पैटर्न में दिया हुआ है, या फिर जो हम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। राइट, तो हमें एलॉय पढ़ना है। एलॉय क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर क्या होता है? एलॉय होता है, और हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एलॉय के बारे में मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसके ऊपर सीपीओ में एक बार क्वेश्चन आया था। और मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस होता है नेचर में, तो सारी प्रॉपर्टीज़ होमोजेनियस की वो सॉल्यूशन की रहेंगी। और इट कुड बी अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि इसमें अभी आप सोल्यूट को ऐड कर सकते हो, सोल्यूट ऐड कर सकते हो। एक होता है सेचुरेटेड, ओके भाई मैं एक सेचुरेटेड पॉइंट पे आ चुका हूँ, अब सोल्यूट जो है इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। एक होता है कंसंट्रेटेड,
कंसनट्रेटेड का मतलब होता है ओवर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड कि भाई इसमें ऑलरेडी लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड है, इसमें ऑलरेडी लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, अगर कभी पूछ ले तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, कंसनट्रेटेड, और एक होता है डाइल्यूटेड भी होता है, लेकिन डाइल्यूटेड इतना मतलब का नहीं है, तो इतना काफ़ी है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें आप सोल्यूट को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हो, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें आप सोल्यूट को इतना ऐड नहीं कर सकते, और ओवर सैचुरेटेड वो होता है जिसमें एक अच्छी खासी मात्रा में सोल्यूट हमारा एडेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था CHSL में आया था ये वाला क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे को याद है, इसमें था कि भाई मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। अच्छा, जब भी कभी हमें मास परसेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ यहाँ पे कि सॉल्यूशन contains 50 gram of common salt. A solution contains 15 gram of common salt in 300 gram of water. सॉल्यूशन में 50 ग्राम है कॉमन सॉल्ट में, 300 ग्राम वाटर के अंदर। कैलकुलेट द concentration in terms of mass by mass percent of the solution, right? ये चीज़ पूछ ली। अच्छा, तो करना क्या, देख कितना सिंपल है। 50 ग्राम मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अब 50 ग्राम को मैं रखूँगा ऊपर, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या रखूँगा, ये देख 300 ग्राम, लेकिन 300 ग्राम तो सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब जिसके अंदर मिलाया जा रहा है वो चीज़ है और कुछ नहीं है। और ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टोटल कितना होगा, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, तो टोटल सॉल्यूशन इतना हो जाएगा, तो 1/7, सिंपल। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना एक बार। अच्छा, मैंने आपको बताया था सस्पेंशन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है सस्पेंशन के बारे में बता दिया था कि सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कहते हैं और सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। तो इसकी एक दो तीन प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ सस्पेंशन की। एक तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा ये लाइट को स्कैटर करता है, इट स्कैटर लाइट। क्यों? पार्टिकल साइज लार्ज है इसका, लार्ज पार्टिकल साइज, तो ये जो है लाइट को स्कैटर कर देता है। और फिल्ट्रेशन टेक्निक से, जैसे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, लेकिन फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, फोर्थ, ये अनस्टेबल स्टेट में होता है हमेशा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ याद रखना। CHSL में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं, CGL में इतने क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं इसमें, लेकिन CHSL में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, राइट। अच्छा, ओके। तो अब हम चलते हैं कॉलॉइड पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कॉलॉइड के अंदर ही हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्स्ड फेज की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है दोहरे मिक्सचर का। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे उसमें पार्टिकल्स काफ़ी लार्ज होते हैं, इसमें पार्टिकल्स काफ़ी लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर अपीयर करता है, लेकिन होता क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से हम इसको नहीं देखते। तो होमोजीनियस की प्रॉपर्टी हो गई, और ये एक स्टेबल स्टेट में होता है, ठीक है। और इसको हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक से
फिल्ट्रेशन की टेक्निक से तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से, अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से हम इसको अलग कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन की सबसे ख़ास बात पता है क्या है, इससे हम ड्रग्स को अलग कर सकते हैं ब्लड से। तो ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि भाई कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम ड्रग्स को अलग करते हैं ब्लड से, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, ये टिंडल इफ़ेक्ट भी शो करता है। कॉलॉइड जो है ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। टिंडल इफ़ेक्ट आई गेस आप लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को। तो टिंडल इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ कि ये ना पाथ को डेविएट कर देता है, लाइट के पाथ को। कैसे मैं बताता हूँ। ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये टॉर्च है मेरी, और ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है मेरा, मतलब कि होमोजेनस मिक्सचर है। अब ये क्या है, मेरा कॉलॉइड है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये है मेरा सस्पेंशन। अच्छा, जब इसके थ्रू लाइट बीम जाएगी ना तो वो दिखेगी नहीं, तो वो यहाँ पे दिखेगी नहीं, लाइट विजिबल नहीं होगी, है ना, ठीक है। जैसे वाटर, लाइट बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो इससे जाएगी कॉलॉइड से तो फिर भी दिखेगी हल्की हल्की, मतलब लिटिल विजिबल होगी लेकिन विजिबल होगी, जैसे मिल्क। फिर वो इससे जाएगी, इससे और ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी, और ज़्यादा स्कैटर होगी, विजिबल होगी, मतलब यहाँ पे भी जैसे फ्लोर एंड वाटर। तो ये चीज़ याद रखना टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड। आई होप सबको समझ में आएगा। एक मैं टेबल एनसीईआरटी की टेबल है बना देता हूँ, अगर काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाती है, ये सब लोग कॉपी कर लेना। डिस्पर्स्ड फेस रहेगा, डिस्पर्सिंग मीडियम रहेगा। सबको इसको याद करने के अपने अपने तरीके हैं, तो कैसे भी याद कर लेना इसको। मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे को पता है कि भाई गैस 2 बार ही आएगी, है ना। तो गैस पहले लिखी, 2 मीडियम फेस गैस के रहेंगे, फिर लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, 3 बार, क्योंकि तीनों बार अलग अलग जाएंगे। लिक्विड 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 और फिर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। गैस के साथ एक तो या तो सॉलिड आएगा या लिक्विड आएगा। गैस के साथ डिस्पर्सिंग मीडियम या तो लिक्विड आएगा या सॉलिड आएगा। लिक्विड के साथ लिक्विड भी आ सकता है, लिक्विड के साथ गैस भी आ सकता है, और लिक्विड के साथ सॉलिड भी आ सकता है। सिमिलरली लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, और सॉलिड भी आ सकता है। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम तो हो गया हमारा। अब जब गैस और लिक्विड आए, जब डिस्पर्स फेज गैस होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगा, तो क्या बनेगी, फॉर्म। जैसे हमारी शेविंग क्रीम्स हो गई, शेविंग क्रीम हो गई। जब डिस्पर्स फेज फिर से गैस होगा लेकिन डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा, तो भी हमारी फॉर्म बनेगी। तो याद रखना, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है, मीडियम चाहे कुछ भी हो, बनेगा हमेशा फॉर्म ही। लेकिन फॉर्म कैसे बनेगी, जैसे रबर हो गई, फॉर्म स्पॉन्ज हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। अब जब डिस्पर्सिंग फेज हमारा लिक्विड और लिक्विड हो, जब दोनों तरफ हमारा लिक्विड आ जाए, तो इमल्शन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सीपीओ में, तो याद रखना इनको। इमल्शन, जैसे मिल्क, फेस क्रीम जो बनती हैं वो लिक्विड लिक्विड से बनती हैं। लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस बन जाए तो एरोसोल। अच्छा, सॉलिड और गैस से भी एरोसोल, ये जो सॉलिड और गैस है इससे भी एरोसोल बनते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गए फॉग, क्लाउड, है ना, लिक्विड और गैस ही बनाने,
जैसे स्मोक हो गए, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट हो गया, ये सब चीज़ें। अब बचा क्या हमारा, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड मिलके बनाते हैं जेल, जैसे जेली, ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड मिलके बनाते हैं सोल, और सॉलिड और सॉलिड भी मिलके बनाते हैं सोल, ठीक है, जैसे मड, ठीक है। यहाँ पे हो गया मिल्की ग्लास। लेकिन ये वाला जो सॉल होता है ये सॉलिड होता है नेचर में। तो सॉलिड लिक्विड बनाते हैं मिलके सॉल, सॉलिड और सॉलिड मिलके बनाते हैं सॉलिड। गैस और लिक्विड फॉर्म बना देते हैं, गैस और सॉलिड फॉर्म बनाते हैं। लिक्विड लिक्विड होगा तो इमल्शन होगा, लिक्विड गैस होगा तो एरोसोल होगा, लिक्विड सॉलिड जेल, सॉलिड लिक्विड सॉल, और ये सॉल। तो ये तो याद हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। लास्ट चीज़ हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ना जो मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे, 5 मेथड्स पढ़ेंगे। कितने मेथड्स पढ़ेंगे? 5 मेथड। एक होगा हमारा इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन हम देखेंगे एक। अभी इसको ना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। डिटेल में देखने का मतलब इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे ज़रूर, लेकिन एक सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, एवोपरेशन हो गया, और 2 मेथड्स और हैं हमारे। एक सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, थोड़ी 6 मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एवोपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, और सेपरेटिंग फनल के अलावा है हमारा एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब होता है आपको पता ही होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है। और एक हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। खैर ये सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी पता होने से क्वेश्चन सभी भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। एवोपरेशन क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल और एक वॉलेटाइल, अब मैं बताता हूँ आपको, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस और एक वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सोल्ट को हटाना हो वाटर से, ठीक है, वाटर वॉलेटाइल है, सोल्ट कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। कलर्ड कंपोनेंट इंक से हटाना है, सेपरेटिंग, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में हमें एक सिमिलर सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, अब हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूट को, जो कि सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी मैं आपको गलती से मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन में बता दिया कि भाई सेंट्रीफ्यूगेशन में ब्लड से ड्रग्स रिमूव करने के लिए उसको मिटा देना। क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है क्योंकि कलर टेक्निक है, तो ड्रग्स को ब्लड से रिमूव करने के लिए, ये यहाँ पे रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और क्रोमेटोग्राफी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कलर कंपोनेंट ऑफ डाई। तो ये कलर्ड कंपोनेंट इंक से निकालना है, लेकिन अगर कलर्ड कंपोनेंट इंटरनली निकालने हैं तो वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू यूज़ होंगे। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन तो जैसे हम वॉशिंग मशीन में देखते हैं, क्रीम और बटर निकाल रहे हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटिंग फनल की अगर हम बात करें तो दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑयल एंड वाटर हम देखेंगे। सब्लिमेशन है जो प्रोसेस, ये तो हमारा जैसे कैम्फर वगैरह हो गया ना, कैम्फर वगैरह,
उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो गैस बन जाती है तो वो गैस ऊपर हवा में स्टिक हो जाती है, उसको वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। डिस्टिलेशन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज होता है। अच्छा, डिस्टिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, CPO में भी आया हुआ है, CHSL में भी आया है। एक बार डिस्टिलेशन को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिस्टिलेशन जो है वो 2 टाइप्स का है, फ्रैक्शनल और सिंपल। सिंपल कब है कि जब डिफरेंस हो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सेटिस्फैक्ट्री हो एक तरीके से कह लो। और फ्रैक्शनल कब है? फ्रैक्शनल होगा जब इट इज़ लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से कम होगा जब बॉइलिंग पॉइंट, तब फ्रैक्शनल यूज़ होगा, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कंपोनेंट्स ऑफ एयर सेपरेट एयर के कंपोनेंट्स ऑफ एयर को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हमने मैटर देख लिया। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हमें पता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ लास्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। सिर्फ डेट्स याद रखना, 1827 में जो है इसको डिस्कवर किया गया था। किसने? ब्राउनियन मूवमेंट है, तो किसी ब्राउन ने ही डिस्कवर्ड किया होगा, राइट। और ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर मीडियम है, इसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, भाई कैसे भी मूव कर रहे हैं, रेंडम मूवमेंट है, कोई ऐसे जा रहा है। तो 1827 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ढूंढा था। तो दिस इज़ हाउ वी आर जस्ट डन विद द मैटर। कुछ डेट्स हैं जो इसमें पता होने चाहिए, वो एक बार देख लीजिएगा। और मैं इसका रिकैप सेकेंड क्लास में एक बार इसका दोबारा से रिकैप करता हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा एटम, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।